Good morning. Hi, everyone. In today's video, I will be explaining you in detail what is the syllabus of CBSE grade 12, the new syllabus, revised syllabus, term 1. And in today's video, we will be starting with the first chapter of term 1, that is solid state. तो टर्म 1 में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के रिवाइज्ड सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है वो सब हम देखेंगे। ओके, सो आपको अगर आप सीबीएसई वेबसाइट में जाओ तो उसमें यू कैन गेट इन शॉर्ट लाइक वॉट एवर जो भी सीबीएसई ने लिखा है कि क्या क्या आने वाला है, जो नया सिलेबस है, जो 2022 का एग्जाम होने वाला है उसमें क्या क्या आने वाला है, दे हैव रिटन। हाउएवर व्हाट हैपेंस, ये बहुत एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उन्होंने वो स्पेसिफाई नहीं करते कि बुक के हिसाब से कौन सा एग्जैक्ट सब टॉपिक होगा, कौन से पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर पहला चैप्टर है तो 1.1 है या 1.2 है, वो इतना डिटेल में नहीं लिखते। और अभी सीबीएसई की वेबसाइट में डिलीटेड पोर्शन का अलग से कोई नहीं आया है, और लास्ट ईयर भी अगर आया था तब भी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है क्योंकि वो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं रहता। तो इस वीडियो में डिटेल में मैं बताऊंगी कि आपको सिलेबस में क्या आने वाला है, कौन कौन सा अकॉर्डिंग टू योर बुक, अकॉर्डिंग टू योर पेज वाइज, अकॉर्डिंग टू टॉपिक वाइज क्या क्या सिलेबस में है और क्या नहीं है, दोनों आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट से। ऑलराइट, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने एक पीडीएफ, सॉलिड स्टेट की पीडीएफ की स्क्रीन शेयर की हुई है। तो उसमें वील सी फ्रॉम द बिगिनिंग क्या है और क्या क्या नहीं आने वाला है सिलेबस में। तो जो भी स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग से जो फर्स्ट लाइन से लिखा हुआ है, एवरीथिंग यू शुड रीड, बिकॉज सीबीएसई एग्जाम्स में वो लोग ऐसा जरूरी कहीं से भी कुछ भी उठा के दे कैन यूज इट in your question. So you should technically know each and every line of NCERT if you want to top your exams or score great in your exams, because सीबीएसई बोर्ड इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है। तो एवरेज 60-70 इज इजी, जिन्होंने बिल्कुल अभी तक पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं किया उनके लिए भी इजी है। हाउएवर इफ यू वांट टू टॉप, आपको एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड पता होना चाहिए। ये आप किसी भी अच्छे टीचर से पूछ लो, वो आपको यही बताएंगे। सो फ्रॉम बिगिनिंग, जब जो कि सिलेबस में लिखा हुआ है उन्होंने स्टार्टिंग से क्लासिफिकेशन में दिया है, बट ये पूरा का पूरा आने वाला है। ऑल दिस इज इन योर सिलेबस। ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट आपके सिलेबस में है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट भी आपके सिलेबस में है। हाउएवर उन्होंने फर्स्ट टॉपिक ऐसा लिखा नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया है कि 1.1 आने वाला है, लेकिन ये सब आपको इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके सिलेबस में है। देन अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये भी सिलेबस में है। पहला टॉपिक उन्होंने एक्चुअली 1.3 का डाल दिया है क्लासिफिकेशन, बट ये वाला उसके बाद लिखा हुआ है कि अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एलिमेंटरी आइडिया ओनली, तो वो लिखा हुआ है, तो वो आ रहा है। तो इनका जो डिफरेंशिएशन है वो आ सकता है, या फिर वो लोग कोई आपको अभी, क्योंकि नया सिलेबस के हिसाब से एमसीक्यू टाइप है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जाके ना यू गो एंड सर्च फॉर ऑल द नीट और जेई टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज थिंकिंग कि अरे अभी तो एमसीक्यू पैटर्न है तो लेट्स गो एंड रिवाइज हाउ वी डू इन जेई और नीट। ऐसे नहीं है, यू कैन गेट द सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, अभी तक जो भी बोर्ड में आया हुआ है वो भी आप रिवाइज कर सकते हो, बस उनके पूछने का तरीका अलग हो जाएगा। सब्जेक्टिव की जगह दे विल नाउ बी आस्किंग यू एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन। So I can give you some examples also in this video. I will keep giving you few examples. For example, इस टॉपिक से आप क्या क्या आप बोलोगे कि ये तो बड़ा ही इजी सा फुद्दू सा लग रहा है, इसमें से क्या आएगा ना, ऐसा नहीं है। they can ask you something, they can state something amorphous टाइप का एंड एमसीक्यूज में लिख सकते हैं कि ऐसा amorphous में होता है या क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है या दोनों में से किसी में नहीं होता है। तो ऐसे ये यहाँ से ऐसे कोई भी टाइप के प्रॉपर्टीज उठा सकते हैं, वो उसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकते हैं। देन ये सब आपके सिलेबस में है। देन ये वाला एनिसोट्रोपी और ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला आप अगर जेई या नीट के भी देखेंगे ना, उसमें भी आएगा कि आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक का डिफरेंस क्या होता है। और बच्चे जनरली पहले 2 पेज तो उड़ा ही देते हैं, वो सीधे चले जाएंगे, ठीक है हम पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये सब भी इंपॉर्टेंट है। और एक एक मार्क का जो है अफेक्ट होता है, उसका फायदा होता है, अगर आप एक एक मार्क भी आपको नहीं छोड़ने चाहिए। नाउ देन डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, ये भी मैंने आपको बताया है।
कि ये सिलेबस में है आपके। देन ये इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब रेडी करना चाहिए। बस ये इनके आंसर्स आपको पता होना चाहिए, आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है। As I've said, it's not necessary that the pattern has changed. The questions will also change. Only the way of asking the question may change. Then next is classification of crystalline solids. ये आपको अगर आप सीबीएसई के वेबसाइट में देखोगे, ये पहला टॉपिक लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके सिलेबस में है। इसका मतलब ये नहीं आप यहाँ से स्टार्ट करें, अभी तक हमने जो भी देखा है हर एक चीज एक लाइन सिलेबस में है, नथिंग इज आउट ऑफ सिलेबस राइट नाउ एज ऑफ नाउ। Then when we move ahead, classification of crystalline solids, then we have molecular solids where there are 3 types. Everything is in the syllabus. Then you move to ionic solids, metallic solids, ये सब आपके सिलेबस में है। कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स, इसमें एग्जांपल्स हैं, वो भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बताते हैं कि इनके एग्जांपल्स कौन से होते हैं, कौन से मेटालिक सॉलिड होते हैं, वो सब आपको याद रखना है क्योंकि वो आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। देन नेटवर्क सॉलिड में ग्रेफाइट और डायमंड के एग्जांपल्स दिए गए हैं, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछ सकते हैं कि नॉन मेटल होके भी कि कैसे वो ग्रेफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। सो यू शुड नो ऑल दिस एंड यू शुड हैव सम आइडिया अबाउट इलस्ट्रेशन ऑल्सो। इलस्ट्रेशन को भी हमें जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए। देन दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पे ये टेबल है जिसकी मैं बात करती हूँ, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स हैं और वो ऐसे पूछ लेते हैं। वो एग्जाम्पल्स ऐसे टेक्स्ट में नहीं लिखा है बट इस टेबल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो वो ये सारे एग्जाम्पल यूज करके आपको एमसीक्यू में पूछ लेंगे। आपको पता होना चाहिए वो आयोनिक सॉलिड इनमें से कौन सा है पूछ देंगे, उसमें ZnS होगा, बाकी के दूसरे दूसरे उन्होंने डाल दिए होंगे। तो वो अगर आप ये टेबल को नहीं पढ़ेंगे, अगर इग्नोर करेंगे, तो आप वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाएंगे। Okay, so these examples are also very, very important. Next, I would ask you that you should go through these in-text question also. ये सब भी important है, वो बस change कर सकते हैं way of asking. Okay, then crystal lattice and unit cell, ये सब है आपके syllabus में। कुछ कुछ चीजें उन्होंने इतनी specify नहीं की है, जैसे ब्रेविस लैटिसेस, वो सब उन्होंने नहीं बताया, बट ये सब सिलेबस में है। ओके, कौन कौन से टाइप के लैटिस होते हैं, ये सब आपके सिलेबस में है। 1.4.1 प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ये सब आपके सिलेबस में है, कौन कौन से टाइप का होता है। ओके, देन ये क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, ये सब भी आप एक बार पढ़ लो तो सही रहेगा कि लाइक इसमें बहुत सारे ऑप्शन हो गए कि इसमें अल्फा बीटा सेम होते हैं, दोनों दोनों 90 डिग्रीज होते हैं, या किसी में नहीं होते हैं, तो वो आपको एटलीस्ट एक जिस्ट पता होना चाहिए। I'm not saying that you shouldn't go into too much detail, but whatever is given in the book, you should at least have an idea about it. Then ये भी सब अगेन, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इन शॉर्ट जब आप रिवाइज करें, आपने सपोज पढ़ लिया, रिवाइज करते टाइम ये टेबल देख लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट और बहुत ज्यादा नहीं आते, बट एक क्वेश्चन हो सकता है इन इस टाइप के सिलेबस, इस टाइप के पोर्शन में से भी आ जाए, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में है। ऑलराइट, वी शुडंट इग्नोर दिस। देन अगेन ये 14 जो टाइप्स हैं, ये भी आपको अगर इनका इफ यू नो द जस्ट यू हैव ब्रीफ आइडिया, इट्स इनफ फॉर यू। देन नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जाके व्हेन यू रीड फ्रॉम द सीबीएसई वेबसाइट, उन्होंने कुछ कुछ चीजें बहुत ऐसे कॉमा कॉमा डाल के लिखी हुई हैं, तो कुछ लोग मिस कर सकते हैं, इसीलिए आई एम एक्सप्लेनिंग इन डिटेल। 1.5 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूनिट सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बॉडी सेंटर्ड में या फेस सेंटर्ड में कितने एटम्स होने चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क यू सच क्वेश्चंस। ओके, एंड दिस इज वेरी इजी आल्सो, ये इजी पार्ट है। देन बॉडी सेंटर्ड, ये सब आपके सिलेबस में है। बॉडी सेंटर्ड में 2 होते हैं एटम्स, फेस सेंटर्ड में 4 होते हैं, और ये कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज समटाइम्स यू मे नॉट रिमेम्बर कि 4 एफसीसी में है या 4 बीसीसी में है। तो अगर आपको तरीका पता है, इफ यू हैव द एग्जैक्ट अंडरस्टैंडिंग, तो फिर आपको वो आंसर आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। इसीलिए आई डोंट लाइक प्रेफर कि आपको रटने का तरीका बताएं कि इसमें ये रट लो, क्योंकि कभी कभी गलती में एग्जाम स्ट्रेस की वजह से आप भूल भी सकते हो। तो यू शुड नो द एग्जैक्ट मेथड हाउ टू फाइंड, और एनसीईआरटी में ये सब डिटेल में दिया हुआ है, यू डोंट हैव टू रेफर टू एनी अदर बुक फॉर दिस। देन ऑल दिस इज देयर इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीथिंग इज देयर। देन वी मूव टू क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स, ये भी आपके सिलेबस में है, ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है,
बट ये सिलेबस में है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं स्क्वायर क्लोज में, हेक्सागोनल क्लोज में, ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑल दिस यू शुड नो। ये डायग्राम भी आपको पता होना चाहिए। इसमें बताया हुआ है कि इसमें नेबरिंग एटम्स किसमें है, उसमें उसमें नेबरिंग एटम्स किसमें, उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। देन 3 डायमेंशन, ये भी आपके सिलेबस में है। फिर उसके लेयर्स कैसे फॉर्म होते हैं, उसमें फिर आपको वॉइड्स का सब स्टार्ट किया हुआ है, बिगिनिंग ऑफ हाउ दे हैव एक्सप्लेन वॉइड्स क्या रहते हैं, कितने टाइप्स के रहते हैं, उनको कैसे कवर करते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। हाउ इज अ टेट्राहेड्रल होल एंड ऑक्टाहेड्रल होल फॉर्म, ऑल दिस इज देयर। देन इनका ये रिलेशन भी कि अगर आपका जो भी नंबर ऑफ एटम्स हैं तो टेट्राहेड्रल कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल कितने होंगे, वो सब आपको पता होना चाहिए। ये सब इम्पोर्टेंट है। ये डायग्राम्स भी यू शुडंट इग्नोर देम। ये डायग्राम्स भी इम्पोर्टेंट है, आपको एक बार देख लेना चाहिए। ओके, देन उसके बाद फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ, ये आपको ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया गया है सिलेबस में, बट ये भी आपके सिलेबस में है। ओके, ये सब एग्जांपल्स भी आपको देख लेना चाहिए। एग्जांपल से ही पता चल जाएगा कि इफ यू नो द नंबर ऑफ वर्ड्स हाउ यू कैन फाइंड आउट द फॉर्मूला। फॉर्मूला या फिर आपको पता है कि कैटायंस कितने हैं, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपका फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको देख लेने चाहिए। देन ये भी important है, locating tetrahedral and octahedral words. This is given in a box, but it is important, so you should go through this as well. Okay, next is, this is also very important. Then packing efficiency, this is also important. ये भी आपको ऐसे कॉमा में डाल के सीबीएसई वेबसाइट में दिया गया है पैकिंग एफिशिएंसी। उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एचसीपी, सीसीपी, बीसीसी, बट ये सब आपके सिलेबस में है। तो पैकिंग एफिशिएंसी में 3 टाइप की पैकिंग एफिशिएंसी है। अगर आप रेफरेंस बुक में जाएंगे तो उसमें डिटेल में एचसीपी का भी दे रखा है, तो वो सब आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो टेक्स्ट बुक में है, जो एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, उतने ही पैकिंग एफिशिएंसी आपको एग्जाम में आएंगे। ऑलराइट, सो इन दिस दे हैव स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, जो कि हम एफसीसी का भी लिख देते हैं, सीसीपी का लिख देते हैं, वो सेम रहता है 74%। इसको कैसे आप डिराइव करोगे ये आपको आना चाहिए। ओके, देन एनीवे दे वोंट आस्क यू इन एग्जाम। अभी आप सोचोगे कि why we have to derive, we won't be getting such a question where we need to derive, but you should know how to derive in case you forget what is the exact percentage. all right, एंड कभी कभी उल्टा भी पूछ लेते हैं। ये तो बताया पैकिंग एफिशिएंसी मतलब कितना ऑक्यूपाई करता है, कितना नहीं करता ऑक्यूपाई, व्हाट इज द एम्प्टी स्पेस, वो आपको बुक में नहीं दिया गया है, बट ऑब्वियसली यू कैन सब्ट्रैक्ट इट। 100 माइनस 74 कितना होगा, दैट आल्सो यू शुड नो, दैट्स नॉट गिवन इन द बुक बट दैट कैन बी आस्क्ड। ओके, देन एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके सिलेबस में है। पैकिंग एफिशिएंसी 68 है, कितना नहीं है वो भी आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज द एम्प्टी स्पेस। देन सिंपल यूनिट, इसमें भी क्या है पैकिंग एफिशिएंसी, ये भी आपको पता होना चाहिए 52 और कितना नहीं है। देन है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभी आप ये सोच के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना बंद मत कर देना कि हमें तो सब्जेक्टिव आ नहीं रहा तो न्यूमेरिकल आएगा नहीं। न्यूमेरिकल एमसीक्यू के वे में भी आ सकता है, सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन वो पूछेंगे, आपको बस 4 ऑप्शन दे देंगे कि इनमें से कौन सा आंसर है, तो आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा ना। आप सॉल्व करोगे देन ओनली यू विल नो व्हाट विल बी माय आंसर। सो डोंट स्किप ऑन एनी न्यूमेरिकल्स, go through all the solved examples given in CBSE textbook and the exercise question। ये सब important है, ये सब आपको करना चाहिए, सब सिलेबस में है। देन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी आपको important है, ये भी देख लेना, इसमें भी न्यूमेरिकल्स ही रहते हैं। देन इम्परफेक्शन इन सॉलिड, ये आपको टॉपिक ऐसे लिखा नहीं है, बट 1.9 इम्परफेक्शंस इन सॉलिड ये आपके सिलेबस में है, ये आने वाला है। आपको सिर्फ लिखा हुआ है पॉइंट इफेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग आपको, अगर आप दूसरे यूट्यूब चैनल में भी देख रहे हैं या फिर आप वेबसाइट में देख रहे हैं, तो कभी कभी लोगों को पता नहीं होता, वो बोलते हैं कि हाँ पॉइंट डिफेक्ट है तो फ्रैंकल डिफेक्ट और ये जो भी नेम डिफेक्ट है वो याद कर लेना। ऐसा नहीं है, ये पूरा का पूरा ही आने वाला है, क्योंकि सीबीएसई में, एनसीईआरटी में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट ही डिटेल में दिया गया है, बाकी दिया ही नहीं है। ठीक है, लाइन डिफेक्ट आपको इतना स्पेसिफाई नहीं किया है, वो पॉइंट डिफेक्ट ही सारे आपको एक्सप्लेन किए गए। तो सारे स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, ये सब आपको पूरा याद करना है। ठीक है, ना कि सिर्फ लोग बोल देते हैं कि हाँ
अभी तो सिर्फ फ्रैंकल डिफेक्ट और ये याद कर लो, वो इम्पोर्टेंट है, वो नाम वाले हैं तो वो आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। मेटल एक्सेस वो सब आपको इम्पोर्टेंट है, ये सब आपका सिलेबस में है। तो ये तो फिर आगे आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये सब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स थे। फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ज्यादा लोग इतना ध्यान नहीं देते, कुछ कुछ लोग उनको समझ नहीं आता इसलिए वो छोड़ देते हैं, फिर सिर्फ फ्रैंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट पढ़ के चले जाते हैं। बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है और इसमें कुछ कुछ को कलर कैसे आता है, ये भी आपको बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है कि हाउ यू नो इट इम्पार्ट्स येलो कलर। तो ये सब भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कैसे आता है कलर, फिर यू हैव टू select the correct answer. So all this is very important. Now the only part which is not in your syllabus is this electrical properties 1.10, इसको अच्छे से आप लिख लो। इसके बाद जितना भी है दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो यहाँ से जो भी कुछ है चैप्टर के एंड तक वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, कंडक्टर, इंसुलेटर, ऑल दिस इज नॉट in your syllabus. Conduction of electricity in metals, all this is not in your syllabus. Okay, so this is the only part, ये सब बैंड गैप ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। और एक यही पार्ट है सॉलिड स्टेट में जो आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी सब कुछ आपके सिलेबस में है। एन टाइप, पी टाइप, ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ऑल दिस इज नॉट देयर। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं है और यही लास्ट पार्ट है, यहाँ तक आपको कुछ भी सिलेबस में नहीं है। सो प्लीज रिमेंबर 1.10, दिस टॉपिक फ्रॉम योर बुक सॉलिड स्टेट, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। और दिस इज द डिलीटेड पोर्शन, ये आपका डिलीटेड पोर्शन है, ये पूरा का पूरा 1.10। इसके अलावा A to Z एक भी वर्ड आपको छोड़ना नहीं है, सब आपको प्रिपेयर करना है, सब आपके सिलेबस में है, बस इसके अलावा 1.10। ठीक है, तो इस चैप्टर में बीच बीच में कुछ गायब नहीं है, जैसे बहुत सारे चैप्टर्स में हम देखेंगे आगे जाके कि बीच बीच में इतना पार्ट नहीं है या ये पार्ट नहीं है, ये एक स्मॉल टॉपिक का सब टॉपिक नहीं है। बट इस चैप्टर में बहुत सिंपल है कि आपको सिर्फ 1.10 के आगे कुछ नहीं पढ़ना है, उससे पहले आपको सब कुछ पढ़ना है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका जो इस पार्ट से बिलोंग करते हैं इंटेक्स्ट वो आप छोड़ सकते हो और बाकी सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लेना, दैट्स बेटर फॉर यू। ऑलराइट, देन आपको क्या करना है, देन यू कम टू एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि वो 1.10 पार्ट के जो क्वेश्चन है वो आप छोड़ सकते हो, बट बाकी सब आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेने हैं, वो इम्पोर्टेंट है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको इतने बताया कि सॉलिड स्टेट में क्या आने वाला है, थोड़े आइडिया दिए कि कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या गलतियां लोग करते हैं, क्या प्रिपेयर नहीं करते हैं जो कि करना चाहिए। तो वो सब आप ध्यान से अगर आप ये वीडियो देख ले तो आपको इतना पता चल जाएगा कि सॉलिड स्टेट में आपको तैयारी करनी कैसे, व्हाट ऑल यू हैव टू स्टडी एंड व्हाट ऑल यू कैन अवॉइड, व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन इग्नोर। ओके, all right, I'll see you in the next video where I will be telling you about the second chapter of term 1, what is in the syllabus and what is not. Till then, bye, take care, study well and rest too.